गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम 11th केमिस्ट्री में पार्ट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या चल रहा था आपका इसमें? सॉल्यूशन स्टाइकियोमेट्रिक में नॉर्मलता के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मलता विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तुल्यांकी भार अम्ल का अलग अलग प्रकार से निकाला जाता है। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार गुणा में अम्ल की क्षारकता, यानी कोई अम्ल जितने H+ देता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे H2SO4 2 H+ देता है तो इसकी क्षारकता 2 है, और कोई क्षार जितने OH नेगेटिव देता है जल में वो उसकी अम्लता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अणुभार में अम्ल की क्षारकता का भाग दिया जाता है और क्षार की अम्लता का। तो अम्ल से रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम करवा चुके हैं, अब क्षार का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्षार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 116 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर लिया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। हमें भार दे रखा है 116 ग्राम, हमें तुल्यांकी भार निकालना है। क्षार है ये, क्षार का तुल्यांकी भार का सूत्र बता दिया। क्षार का अणुभार आएगा पहले और क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता और अम्ल की क्षारकता। तो कोई क्षार जितने OH नेगेटिव देता है वो उसकी क्षार की अम्लता कहलाती है। तो ये 2 OH नेगेटिव देगा। अणुभार क्या है इसका स्टूडेंट? मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन 2 है, OH की होल ट्वाइस 16 दूनी 32, हाइड्रोजन 2 है, OH की होल ट्वाइस 24 और 2 26 और 32 58। तो 58 में 2 का भाग देंगे, 2 OH नेगेटिव देगा तो 29 इसका तुल्यांकी भार है। विलयन का आयतन 500 ml और ऊपर 1000 से गुणा। 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 29 एकम 29, 29 चौके 116, तो 4 दूनी 8 यानी 8। ये इसकी नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन की। ठीक है स्टूडेंट, अम्ल का तुल्यांकी भार बता दिया था, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, और क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं सांद्रता के अगले पद के बारे में, फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता क्या होता है कि यदि किसी विलय का विलायक में या तो संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए। फॉर्मलता, यदि विलय का विलायक में या तो संगुणन हो जाए यानी विलय के बहुत सारे अणु आपस में कनेक्ट हो जाएं, या फिर वियोजन हो जाए कि विलय बहुत सारे भागों में टूट जाए, तो उस कंडीशन में सांद्रता को फॉर्मलता में व्यक्त किया जाता है। तो परिभाषा क्या है कि विलय के ग्राम सूत्रभारों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। तो फॉर्मलता बराबर विलय के सूत्रभारों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, जैसे मोलों की संख्या थी भार बटे में अणुभार, तुल्यांकों की संख्या थी भार बटे तुल्यांकी भार, वैसे सूत्रभारों की जगह आएगा भार बटे में सूत्रभार। सूत्रभारों की संख्या बराबर भार बटे में सूत्रभार। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम 1 लीटर बेंजीन में घुले हुए हैं और बेंजोइक अम्ल का द्वितीयकरण हो जाता है। द्वितीयकरण का मतलब बेंजोइक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। तो उस विलयन की हमें फॉर्मलता ज्ञात करनी है। सूत्रभारों की जगह पहले तो फॉर्मूला निकल के आएगा भार
विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार, भार फॉर्मूला वेट, सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। तो 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH, इसके दो अणु जुड़ जाते हैं 1 लीटर बेंजीन। C6H5COOH द्वितीयकरण हो रहा है, यानी दो अणु जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। C6H5COOH दो अणु कनेक्ट हो गए। अब बेंजोइक अम्ल का सबसे पहले अणुभार निकालना है। कितने अणु? दो अणु जुड़ रहे हैं, तो अणुभार बराबर इसका जो सूत्रभार होगा, सूत्रभार बराबर अणुभार गुणा में 2, क्योंकि दो अणु जुड़ रहे हैं। सूत्रभार क्या होगा? अणुभार का दुगना हो जाएगा, क्योंकि दो अणु इसमें कनेक्ट हो रहे हैं बेंजोइक अम्ल के। तो अणुभार क्या होता है बेंजोइक अम्ल का? C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का सूत्र है। कार्बन 6 और 1 7, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार। तो 12 सत्ते 84, 6 कम 6 और 16 दूनी 32, तो 4 और 6 10 और 2 12, 1 हासिल 9 और 3 12, 122 ये इसका अणुभार है बेंजोइक अम्ल का। और क्योंकि दो अणु जुड़ रहे हैं तो इसका सूत्रभार हो जाएगा दुगना अणुभार का, यानी कि 122 का दुगना यानी 244। अब हम फॉर्मूले में ये मान रख देंगे 244 इसका सूत्रभार है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर्मलिटी बराबर भार दे रखा है 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल का भार बटे में सूत्रभार 244 गुणा विलयन का आयतन 1 लीटर में है, तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, 122 से कम 122, 122 दूनी 244, फॉर्मलिटी आ जाएगी 1 बटे में 20, यानी कि पॉइंट और 20 पंजे 100। तो ये इसकी जो है इस विलयन की फॉर्मलिटी का मान आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 12 ग्राम एसिटिक अम्ल है और वो बेंजीन में उसको घोलकर 12 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml किया गया। अगर एसिटिक अम्ल का द्वितीयकरण हो रहा है, यानी एसिटिक अम्ल के दो अणु, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH, इसके दो अणु कनेक्ट हो रहे हैं CH3COOH, दो अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल का अणुभार निकालो पहले, दो अणु कनेक्ट हो रहे हैं तो सूत्रभार अणुभार का दुगना होगा। अणुभार 1 कार्बन 12 दूनी 24, कार्बन का परमाणु भार 24, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, टोटल मिला के ये हो रहा है 60। ये है अणुभार। और सूत्रभार क्या होगा? क्योंकि इसके दो अणु कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो अणुभार का दुगना हो जाएगा सूत्रभार, यानी 60 गुणा में 2 यानी कि 120 इसका सूत्रभार है। अब हमें फॉर्मलिटी निकालनी है, भार बटे में सूत्रभार गुणा विलयन का आयतन ml में है, तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, नहीं है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। 12 ग्राम घुल रहा है एसिटिक अम्ल का, 12 ग्राम, सूत्रभार 120, विलयन का आयतन 500 ml है, तो ऊपर 1000 से गुणा ml में है, तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, या फिर रहने दो 2 बटे 10 आ गया, 2 बटे 10 का मतलब है 0.2। ये इसकी फॉर्मलता हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम फॉर्मलता का मान निकालेंगे। इसमें फॉर्मलता में हमें सूत्रभार की आवश्यकता पड़ेगी। मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया। हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। दोबारा सुने, विलय के भार भागों की या भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 ml में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं, और इसे W/20% से शो करते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का सूत्र है विलय का भार
बटे में विलयन का आयतन होगा, विलय का भार होगा और विलयन का आयतन होगा ml में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जैसे 20 ग्राम शर्करा को पानी में झोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर लिया गया, तो हमें उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है। तो द्रव्यमान अपॉन बी परसेंटेज, विलय का भार विलय शर्करा है 20 ग्राम, विलयन का आयतन 250 ml, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, पहले तो 1 0 से 1 0 काट दी, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हम निकालेंगे। हम बात करते हैं, ये तो था भार आयतन मात्रक के पद थे 4। सबसे पहले मोलरता पड़ी, नॉर्मलता पड़ी, फॉर्मलता पड़ी और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब बात करते हैं भार मात्रक की। भार मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? भार मात्रक वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भी भार वाले मात्रक में एवं विलय या विलायक या विलयन की मात्रा को भी भार वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है, उसे भार मात्रक कहते हैं। इसमें कौन कौन से पद आते हैं? एक आता है इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, दूसरा आता है इसमें मोल भेन। तीसरा आता है इसमें मोल भेन को हम मोल अंश भी कहते हैं या मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज। तीसरा आता है इसमें मोललता, वो मोलरता थी, ये मोललता है। चौथा आता है ppm और पांचवा आता है इसमें ppb, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता की बात करें। भार मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भी भार वाले मात्रक में और विलायक या विलयन की मात्रा को भी भार वाले मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करें। सबसे पहले डेफिनेशन, विलय के भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w और कैपिटल W परसेंट से व्यक्त करते हैं और सूत्र है विलय का भार बटे में विलयन का भार और गुणा में 100। ठीक है स्टूडेंट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 ग्राम NaCl है, इसको 45 ग्राम जल में घोलकर 1 विलयन बनाया, तो उस विलयन की हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। W छोटा w विलय का भार है, कैपिटल W विलयन का भार है। विलय का भार यानी NaCl का भार 5 ग्राम, विलयन का भार विलय प्लस विलायक 5 + 45 यानी 50 ग्राम गुणा में 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 5 दूनी 10%। विलय का भार यहाँ दे रखा है 5 और विलयन का दे रखा है विलय प्लस विलायक। विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक। 5 ग्राम विलय है और 45 ग्राम विलायक है, दोनों को टोटल कर देंगे 50 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 5.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल 5.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कर लिया गया 250 ml। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml हो, 1.1 ग्राम पर ml हो, तो हमें उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है। दोबारा सुने, ऑक्सैलिक अम्ल जो है उसका भार दे रखा है 5.5 ग्राम यानी 5.5 ग्राम और जल में घोलकर विलयन का आयतन कर लिया गया 250 ml और विलयन का घनत्व है 1.1 ग्राम पर ml। तो उसकी हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए बता दिया W अपॉन, हमें विलय का भार चाहिए, विलय का भार दे रखा है, बटे में विलयन का भार चाहिए। विलयन का भार नहीं है, विलयन का आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है, तो हम विलयन का वजन निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। हमारे पास हमें द्रव्यमान चाहिए, हमारे पास विलय का भार तो है
लेकिन विलयन का भार नहीं है, विलयन का घनत्व है और विलयन का आयतन है। तो घनत्व है और आयतन है तो हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को अगर m में व्यक्त करें और आयतन को v में, तो हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ द्रव्यमान परसेंट निकालने के लिए विलयन का भार चाहिए। तो विलयन के भार को अगर कैपिटल W से व्यक्त कर लो या m से, बात एक ही है। हमें W व्यक्त निकालना है तो W बराबर होगा dv। तो विलयन का घनत्व है 1.1 और आयतन है 250। तो पॉइंट हटाया 0, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगा 25 ढाई का 250 और ये एक और आ जाएगी 25, यानी कि 275। ये आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान या विलयन का भार। अब हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल लेंगे। विलय का भार दे रखा है 5.5, विलय का भार दे रखा है 5.5 और विलयन का भार दे दिया हमने, निकाला है 275 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाया, ठीक है स्टूडेंट। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 2 आई और 5 25, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। तो यह गया 20/10 का मतलब होता है 2। ये इसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी, ठीक है स्टूडेंट। हम बात करते हैं मोल भिन्न या मोल प्रभाज की। मोल भिन्न या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट, किसी भी विलयन में मोल भिन्न क्या होती है? जैसे मान लो एक विलयन है, उसमें 2 अवयव हैं, 2 गैस हैं, ए गैस और बी गैस। ए के मोलों की संख्या Na और बी के मोलों की संख्या Nb। ए की मोल भिन्न XA और बी की मोल भिन्न XB। मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार निकालते हैं। मोल निकालने का सूत्र बता दिया था, भार बटे अणुभार होता है। तो विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न, जैसे XA की मोल भिन्न, उस अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं का अनुपात होती है। ऐसी XB निकालनी है। तो विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न यानी B की मोल भिन्न क्या होगी? इसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्याओं का अनुपात। 2 ही तो अवयव हैं, A और B, तो इनके मोलों की, इसके मोल भिन्न, इसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से दोबारा सुने, विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या तथा टोटल मोलों की संख्याओं के योग का अनुपात होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 54 ग्राम जल को 64 ग्राम मैथिल अल्कोहल में मिलाकर एक विलयन बनाया गया। तो विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। जल का अणुभार दे रखा है 18, ये अणुभार है जल का। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, 2 16 18 और मैथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 32। कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 4, 12 और 4 16 और ऑक्सीजन के 16, टोटल 32 है ये मैथिल अल्कोहल का अणुभार। तो 54 ग्राम और 64 ग्राम से मिलकर विलयन बना हुआ है। तो विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न निकालनी है। सबसे पहले हम जल की मोलों की संख्या निकालते हैं, जैसे N, इसके मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे में अणुभार। हम जानते हैं कि मोल का सूत्र क्या है? भार बटे अणुभार। मोल को व्यक्त किया NH2 का मतलब जल के मोल, भार बटे अणुभार। भार कितना है जल का? 54। अणुभार कितना दे रखा है? 18। कितना आ गया? 18 3 54, ये जल के मोल आ गए। इसी प्रकार से मैथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे, वही भार बटे में अणुभार करेंगे। तो पहले मोल निकालेंगे, फिर बाद में मोल भिन्न आएगी। तो भार दे रखा है 64 क्वेश्चन में, अणुभार हमें दे रखा है क्वेश्चन में 32। तो 32 दूनी 64, ये मैथिल अल्कोहल के मोल आ गए। कुल मोल कितने आएंगे? दोनों मोलों का योग कर लो, कुल मोल। विलयन में कुल मोल 3 प्लस में 2 बराबर 5, कुल मोल 5। अब हम मोल भिन्न निकालेंगे। जल की मोल भिन्न को हम XS2 से लिखें। तो जल की मोल भिन्न, इसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोल कितने हैं? 5, इसका अनुपात होती है। तो कितना गया? 0.4। ऐसे ही मैथिल अल्कोहल की मोल भिन्न
क्या होगी? इसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों की संख्याओं के योग का अनुपात होगी। अरे यहाँ तो इसके 3 है ना, जल के मोलों की संख्या 3 है तो यहाँ पर 0.6 आएगा। और मैथिल एल्कोहल के मोल कितने हैं? 2 हैं और कुल मोल है 5, तो यहाँ आएगा 0.4। इस प्रकार से हम मोल भिन्न का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से करते हैं। हम बात करते हैं, ये मोल भिन्न थी, हम बात करते हैं मोललता की। मोललता क्या होती है? विलय के मोलों की वह संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो उसे मोललता कहते हैं। दोबारा सुने, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, और अगर किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। विलय के मोलों की वह संख्या जो विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं मोललता। ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल है और इसको 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर एक विलयन बनाया गया, 75 ग्राम बेंजीन में, तो हमें मोललता निकालनी है। एसिटिक अम्ल की मोललता निकालनी है। मोललता स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या, तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे में अणुभार, और विलायक का भार कैपिटल W ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। विलय का भार कितना दे रखा है? एसिटिक अम्ल है, इसका भार दे रखा है 2.5 ग्राम। अणुभार निकालेंगे, एसिटिक अम्ल का 60 होता है, कार्बन का 12 और 12 24, हाइड्रोजन का 3 और 1 4, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 यानी कि 60। ये इसका अणुभार आ गया। और विलायक का भार है 75 ग्राम, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.556, ये इसकी मोललता होगी। मोललता 0.556। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल और है, 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर विलयन का आयतन किया। 500 ग्राम जल में घोला गया है। 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो उस विलयन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता का सूत्र क्या है? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। बस यहाँ पर आयतन नहीं आएगा, यहाँ विलायक का भार आ जाएगा। यहाँ पर विलायक का भार आएगा ग्राम में और ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, मोलरता में यहाँ क्या आता है? विलयन का आयतन आ जाता है, लेकिन मोललता में यहाँ विलायक का भार आएगा ग्राम में। तो विलय यहाँ पर कौन है? NaCl है 5.85 ग्राम, भार बटे में अणुभार। NaCl का अणुभार है, सोडियम का 23 होता है परमाणु भार, क्लोरीन का 35.5, टोटल होगा 58.5। यह NaCl का अणुभार है 58.5 गुणा में विलायक का भार है 500 ग्राम, तो ऊपर 1000 से गुणा। 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट नीचे 100 लगाया, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 लगाया। 585 से 585 खत्म, बचे क्या? 20 बटे में 100 यानी कि 0.02। ये जो है ये इस विलयन की मोललता कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मोल भिन्न पढ़ लिया, मोललता पढ़ लिया। हम बात करेंगे ppm और ppb की। ppm और ppb क्या होता है स्टूडेंट? पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन यानी कि 10 लाख। पार्ट पर मिलियन का मतलब प्रति 10 लाख। यानी जब विलायक तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा विलायक हो और विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो, तो उस स्थिति में सांद्रता को ppm में व्यक्त किया जाता है। जैसे वायु प्रदूषण में प्रदूषक तत्व कितना होता है? बहुत अंश होता है। जल प्रदूषण में प्रदूषक तत्व या पॉल्यूटेंट कितना होता है? अंश मात्र होता है। तो उसकी सांद्रता को ppm या ppb में व्यक्त करते हैं। ppm क्या होता है? विलय के भार भागों की वह संख्या
जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो। 10 की घात 6 का मतलब 10 लाख। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो उसे पीपीएम कहते हैं। सूत्र होगा विलय का भार बटे में विलयन का भार और गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो उसे हम पीपीएम कहते हैं। एक क्वेश्चन से लेते हैं एग्जाम्पल। 100 ग्राम वायु में CO2 की मात्रा दे रखी है 0.002 ग्राम। तो हमें CO2 की सांद्रता निकालनी है पीपीएम में। CO2 की सांद्रता निकालनी है। CO2 की सांद्रता पीपीएम में निकालनी है। सूत्र हमारे पास है ही पीपीएम का। यहाँ पे विलयन का भार दे रखा है, वायु विलयन है, विलयन का भार दे रखा है, वायु मिक्स कई गैसों का मिश्रण होता है तो विलयन है 100 ग्राम। और विलय यहाँ पर CO2 है, विलय का भार दे रखा है 0.002 ग्राम। तो हमें पीपीएम निकालनी है। पीपीएम बराबर विलय का भार दे रखा है 0.002 ग्राम बटे में विलयन का भार दे रखा है 100 ग्राम। और पीपीएम निकालने के लिए 10 की घात 6 पॉइंट हटाया 1 2 3 1000 लगाया 1 2 3 4 5 जीरो नीचे और 6 ऊपर हैं तो 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी 1। तो 2 गुणा में 1 जीरो बची, ये आ जाएगा 20 पीपीएम। ये CO2 की सांद्रता होगी वायु में। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से ये पीपीएम था विलय के भार भागों की वह संख्या या वह मात्रा जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो उसे पीपीएम कहते हैं। ऐसे ही निकालते हैं पीपीबी विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित हो। पीपीबी पार्ट पर विलयन विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित हो। तो पीपीबी बराबर विलय का भार, बस यहाँ 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 कर देंगे बटे विलयन का भार गुणा 10 की घात 9। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 100 ग्राम अशुद्ध जल में 100 ग्राम अशुद्ध जल यानी जल प्रदूषण में प्रदूषक तत्व की सांद्रता निकालनी है या वायु प्रदूषण में प्रदूषक गैस की मात्रा सांद्रता निकालनी है तो पीपीएम और पीपीबी का उपयोग करते हैं। तो 100 ग्राम अशुद्ध जल में फ्लोराइड आयनों की जो सांद्रता है, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी है 200 पीपीबी दे रखी है। तो हमें फ्लोराइड आयनों की मात्रा निकालनी है ग्राम में। फ्लोराइड आयनों की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। सूत्र है हमारे पास पीपीबी बराबर विलय का भार, विलय हमारे पास निकालना है बटे विलयन का भार दे रखा है अशुद्ध जल का भार 100 ग्राम और पीपीबी निकालने के 10 की घात 9। हमारे पास कंसंट्रेशन तो दे रखी है फ्लोराइड आयनों की सांद्रता 200 पीपीबी, विलय का भार निकालना है बटे में 100 गुणा 10 की घात 9। इन अंकों को यहाँ लेके आओ। विलय का भार निकालना है तो ये यहाँ गुणा में आएगा और ये बटे में आ जाएगा। तो विलय का भार बराबर 100 इससे गुणा हो जाएगा 200 गुणा में 100, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे और 10 की घात 9 आ जाएगा नीचे। तो 4 जीरो है और नीचे 9 है तो 9 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 10 की घात 5। तो ये 2 बटे में 10 की घात 5 और 10 की घात 5 ऊपर जाएगी तो 2 गुणा में 10 की घात -5 ये हो जाएगी विलय का भार यानी फ्लोराइड आयन की ग्राम में मात्रा हो जाएगी 2 गुणा में 10 की घात 5 ग्राम। 2 गुणा में 10 की घात -5 ग्राम ये फ्लोराइड आयन की ग्राम में मात्रा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये यूनिट आपका यहीं समाप्त होता है स्टूडेंट। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।